हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। अध्याय 186। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। सिटी वाई सेंचुरी बेस के गेट से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति की हंसमुख आवाज सुनाई दी। आप जानते हैं कि लालफीताशाही कितनी परेशानी वाली होती है। मैंने भौहें चढ़ा लीं। प्रलय से पहले तो मुझे लालफीताशाही समझ में आती थी, लेकिन अब वे हमसे उस बहाने पर विश्वास करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वह आदमी सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। मैं हल्के नीले रंग की एसयूवी के बोनट पर बैठ गई। मेरे द्वारा बाकी सभी गाड़ियों को अपनी जगह पर रखने के बाद वही एक गाड़ी बची थी। मैं क्या कह सकती थी? जब तक इस अड्डे का मुखिया हमसे मिलने नहीं आता, मैं वहां से हटने वाली नहीं थी। वान चाओ और लियू वेई मेरे दोनों ओर झुके हुए थे और लियू यूजेग और चेनजी हान एक तरफ आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जब वह आदमी पास आया तो हम में से कोई भी नहीं हिला। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन उम्र का अंदाजा लगाने में मैं बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसने देखा कि कौन उसका इंतजार कर रहा है, उसकी आंखें चौड़ी होने लगीं। जनरल, वह हकलाते हुए बोला और बार बार उसकी और लियू वेई की ओर देखने लगा। लगता है एक जीवित किंवदंती के साथ यात्रा करना फायदेमंद ही रहा। वान चाओ ने एक गहरी आवाज निकाली और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। कर्नल, उसने ठंडी आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि वह भी यहाँ बाहर रहने से खुश था। आखिरकार, अगर हम कुछ दिन देर से आते तो हम पर दुश्मनों का झुंड टूट पड़ता। मुझे लगा था कि कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल हैं, उसने आगे कहा। उसकी नजरें एफएनजी को ढूंढ रही थी और उसे मिल भी गया। लगता है बेचारा संदेशवाहक इतना ऊंचा पद नहीं रखता था कि दरवाजे से अंदर जा सके, इसलिए उसे हमारे साथ इंतजार करना पड़ा। माफ कीजिए महोदय, सावधान मुद्रा में खड़े होकर वान चाओ को सलाम करते हुए उस व्यक्ति ने कहा। थोड़ी देर हो गई थी, पर मुझे क्या पता। मेजर जनरल आने वाली सेना के बारे में अन्य बेस कमांडरों के साथ बैठक कर रहे हैं। वान चाओ ने अपनी भौहें उठाई और उस आदमी को देखा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अब आपको हमारी जरूरत नहीं है। हम घर लौट चलते हैं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वान चाओ ने अपने हाथ पैर सीधे करते हुए कहा और खड़े हो गए। मुझे नीचे उतरने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, क्या तुम किसी नौसेना अड्डे का हिस्सा हो? मतलब, यहाँ सिटी जे नौसेना अड्डे का एक प्रतिनिधि मौजूद है। मुझे लगता है कि तुम उनके साथ होगे। क्या तुमने अपना खुद का अड्डा शुरू किया है? जब मैंने सुना कि रियर एडमिरल ने कुछ लोगों को इस जगह भेजा है, तो मैं अविश्वास से झुंझला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे थे। सच कहूं तो मुझे थोड़ा दुख है कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए। शायद हमने उन्हें कुछ ज्यादा ही नरमी से छोड़ दिया था। दुर्भाग्यवश हमारे और रियर एडमिरल के बीच कुछ ऐसे मतभेद हैं जिनका समाधान संभव नहीं है। अगर वह यहाँ हैं, तो हम आपको आपके हाल पर छोड़ देंगे। वान चाओ ने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि मुझे लगा जैसे उनके मुंह से बर्फ निकल आएगी। नहीं, कृपया, जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है। कृपया अंदर आइए। आपका और आपके साथियों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप चाहें तो महिला को बेस पर बाकी लोगों के साथ छोड़ सकते हैं। जब तक हम उस झुंड का मामला सुलझा नहीं लेते, तब तक वह ठीक रहेगी। हमारे सामने खड़ा आदमी मानो तेजी से अपना गड्ढा खोद रहा था। उसे रुककर सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वह मेरे साथ रहेगी, वान चाओ ने मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा। मैंने आंखें घुमाई और चुप रही। मुझे इस अड्डे के तौर तरीकों का कोई अंदाजा नहीं था, और वैसे तो मैं आमतौर पर बेबाकी से काम लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने आदमियों पर भरोसा किया। तुम्हें वहां जाना होगा जहां दूसरी औरतें हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिमाग के अंदर से एक कोमल आवाज आई। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है, जिसे मुझे मारना था वो दूसरी औरतों के साथ ही थी, लेकिन क्या मैं लड़कों को इस खतरनाक इलाके में असुरक्षित छोड़ने को तैयार थी? उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए मैं चुप रहा और वान चाओ और बाकी लोगों के पीछे पीछे अड्डे में चला गया। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं था कि अपने दुश्मन को सिर्फ इसलिए मजबूत होने दिया जाए क्योंकि उन्हें ऊपर से गिराना ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन मैं नौसेना अड्डे से हमारे लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करने वाला था। कर्नल हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर एक लंबे गलियारे में ले गए। रास्ते में मशालें जल रही थीं, जिनकी टिमटिमाती लौ से हमारे चारों ओर की दीवारों पर परछाइयां बन रही थीं।
यहाँ बिजली नहीं है, लियू यूजेग ने उलझन में पूछा। वह सबके पीछे पीछे चल रहा था, उसके हाथ जेब में थे और वह बिल्कुल मासूम लग रहा था। जिस आदमी का हम पीछा कर रहे थे, उसने उसकी बात पर ऐसे उपहास किया जैसे उसने अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कही हो। किसी के पास शक्ति नहीं है, उसने ऐसे कहा जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। ईएमपी ने यह सुनिश्चित कर दिया है। क्या हमारे पास कोई शक्ति नहीं है? लियू यूजेग ने चेन ज़ी हान की ओर मुड़ते हुए पूछा। दूसरे व्यक्ति ने बस हल्की सी आवाज निकाली और सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। कर्नल ने इस पर उपहास उड़ाते हुए कहा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम सत्ता हासिल कर सको। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, चलो यही करते हैं, लियू वेई ने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैंने यह बात बहुत बार कही है, तभी तो सारे लड़के अब इसका इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने आंखें घुमाई और उन्हें मजा लेने दिया। तभी अंधेरे में हुई एक हलचल से मैं एक पल के लिए जम गई और वान चाओ ने मुझे तब तक खींचे रखा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह यहाँ है, आवाज ने लगभग म्याऊं करते हुए फुसफुसाया, और वह एकदम सही है। मैं रुक गया, हिलने से इनकार करते हुए। मैं उस अंधेरे में टकटकी लगाए बैठा रहा जहां मुझे पता था कि वह स्त्री कभी थी लेकिन बहुत पहले गायब हो चुकी थी। बिल्कुल सही, मैंने भावहीन स्वर में पूछा। हाँ, तुम्हारी परछाई के लिए एकदम सही, आवाज ने खुशी से कहा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वह क्या प्रकट कर रही है। मेरी परछाई? मैंने पूछा। ये सोचकर ही मुझे ठंड लगने लगी कि मेरी परछाई की हूबहू हम दोनों से बस कुछ ही कदम दूर है। चेन ज़ी हान के मुझे छोड़कर किसी और औरत के पीछे चले जाने के बारे में सोचते ही मेरा खून जमने लगा। उसकी रक्षा करने, उसे प्यार करने के बारे में सोचते ही मैंने सांस छोड़ी। मुझे अपनी सांस से निकलती भाप का एहसास ही नहीं हुआ, मानो मैं किसी सर्द बर्फीले दिन में बाहर खड़ी थी। मेरे दिमाग में बस चेन ज़ी हान एक औरत के ऊपर खड़ा था, जो मुझसे लंबी तो थी, लेकिन उसकी लंबाई उसके कंधे तक ही पहुंचती थी। उसकी पीठ सीधी थी, बाल रेशम की तरह उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, और उसका हाथ बालों की लटों को थामकर उसके होठों तक ले जा रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी, उसके हाव भाव से उसके आत्मविश्वास और कौशल का पता चलता था। उसकी आंखों में ये ज्ञान झलक रहा था कि यह उसकी दुनिया है और वह जो चाहे कर सकती है। वह नायिका थी, और उसका नायक उसके पीछे एक राजा की तरह खड़ा था जो अपनी रानी की रक्षा कर रहा हो। उसकी आंखों में, उसके हाव भाव में चुनौती साफ झलक रही थी, मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। उसने मेरी तरफ मुस्कुराया, मानो वह मुझे जानती हो, मानो मैं उसके लिए महज एक मामूली सी परेशानी हूँ। मैंने उसका चेहरा देखा और उसे तब तक निहारा जब तक वह मेरे शरीर में बस नहीं गया। मैं उसके लिए एक मामूली सी परेशानी से कहीं ज्यादा साबित होऊंगा। मैं उसका पीछा करूंगा और ली दाई लू, किसी ने मेरे चेहरे के ठीक सामने चिल्लाकर मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैं उस घुसपैठिए की ओर मुड़ा, जो मेरे और मेरे शिकार के बीच खड़ा था। मेरे और मेरे आदमियों के बीच खड़ा था। ली दाई लू, उस व्यक्ति ने फिर कहा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उस बंधन से मुक्त होने और उस औरत को ढूंढने के लिए जो मेरा हक चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने सांस ली, मुझे धरती की, पौधों की और गर्माहट की महक महसूस हुई। चेन ज़ी हान, वह यही मेरे साथ था, मुझे थामे हुए। वह किसी गुमनाम महिला या किसी शक्तिशाली नायिका के पीछे नहीं था जो मानवता को बचाएगी। वह मेरे बगल में था। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके पास वापस आ गई हूँ, तो उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, राजकुमारी, मेरी राजकुमारी। उसने फिर से धीमी आवाज में कहा और मुझे अपने करीब खींच लिया। क्या मैं हूँ? मैंने पूछा। मेरे दांत किसी अज्ञात कारण से बज रहे थे। क्या? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा और हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या मैं तुम्हारी हूँ? मैंने उस आदमी की आंखों में देखते हुए पूछा, जिसके हाथों में मेरे दिल का एक बड़ा हिस्सा थामे हुए था। हमेशा और सदा के लिए, उसने कसम खाते हुए मेरे होठों पर धीरे से चुंबन किया। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे, मानो बहुत जाने पहचाने हों और साथ ही अनजान भी। उसकी दृढ़ता एक गहरी, कर्कश आवाज में घुल मिल गई। उन्हें मरने दो, तुम मेरी हो। मेरे दिमाग में एक पुरुष की आवाज गूंजी। इन शब्दों ने मुझे गर्माहट से घेर लिया और मैं अपने साथी के आलिंगन में समा गई। तुम्हारा, मैंने सहमति जताई। और तुम मेरी हो। अध्याय 187। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? कर्नल ने मेरी और बाकी साथियों की तरफ देखते हुए पूछा। छत से बर्फ लटक रही थी और गलियारों के कोनों में बर्फ के ढेर लगे थे, जबकि दीवारों के दोनों किनारों पर बर्फ के क्रिस्टल बन रहे थे। मुझे लगता है कि मेरी बर्फ की शक्ति तब ज्यादा असरदार थी जब मैं उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था,
क्योंकि मुझे पता था कि मैं जानबूझकर इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हालत में इतना शक्तिशाली नहीं था। आपका एयर कंडीशनर खराब हो गया है, लियू यूजेग ने ऐसे कहा जैसे कर्नल को बात समझने में थोड़ी देर लग रही हो। और क्या हो सकता है? कर्नल ने अपनी कमर पर बंदी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया और हम पांचों को ऐसे देखा जैसे हम उसके बुरे सपनों के राक्षस हों। मतलब, शायद हम थे भी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जैक के बारे में कुछ नहीं बता रही थी और मुझे पता था कि बाकी लड़के भी किसी को नहीं बताएंगे। बकवास, कर्नल गुर्राया, कुछ तो गड़बड़ है। तुम में से किसी के पास शायद कोई विशेष शक्ति है, उसी से तो तुम उन सभी आरवी को गायब कर पाए। उसने वान चाओ की ओर ध्यान दिया। यह जरूर तुमने ही किया होगा, उसने आरोप लगाया। ठीक है, चलो यही करते हैं, वान चाओ ने चेहरे पर भावहीनता लिए कहा। मुझे अपनी हंसी रोकने के लिए बड़ी मुश्किल से खुद को रोकना पड़ा। अब क्या हम मेजर जनरल से मिलने जा रहे हैं या घर जा रहे हैं? कर्नल ने वान चाओ पर ताना मारा। जनरल के प्रति उसके मन में जो आदर था वह अब गायब हो चुका था। मेरा अनुमान था कि शायद इसलिए क्योंकि उसने कोई शक्तियां विकसित नहीं की और अब शक्ति का इस्तेमाल करने वालों से नफरत करता था। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वह उस भयंकर तूफान से बच भी जाता तो क्या वह अपने पिछले जन्म में किसी लुटेरे गिरोह या रिवर्स में शामिल हो जाता। दीवार पर तुम काम आओगे, मैं तुम्हें मेजर जनरल के पास ले चलूंगा। इस बार वान चाओ की बारी थी आंखें घुमाने की। मुझे लगता है मैं लड़कों पर बुरा असर डाल रहा था। मुझे खुशी है कि मैं काम आऊंगा, उसने कहा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कर्नल के दिमाग में जो भी चल रहा था, वान चाओ उससे प्रभावित नहीं था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वान चाओ कर्नल के पास से गुजर गए, जिससे दूसरे व्यक्ति को उनका पीछा करना पड़ा। लियू वे और लियू यूजेग भी उनके पीछे पीछे चले गए और केवल मैं और चेन ज़ी हान ही वहीं खड़े रह गए। क्या तुम ठीक हो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे चारों ओर जमी बर्फ को देखते हुए मैं उसकी चिंता समझ सकती थी। किसी को भी अप्रत्याशित शक्ति का प्रयोग करने वाले के आसपास रहना पसंद नहीं होता। यह मानो बारूदी सुरंगों से भरे मैदान में चलने जैसा था। पता नहीं कौन सा कदम तुम्हारा आखिरी कदम होगा। नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा क्योंकि वह व्यक्ति मेरी ईमानदारी का हकदार था। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या हमें इस जगह को जलाकर राख कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए? चेन ज़ी हान ने पूछा। वह पूरी तरह से गंभीर था और इसी वजह से मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आपको वो महिला मिल जाए जो आपके लिए एकदम सही हो, तो आप क्या करेंगे? आपकी जीवनसाथी, अगर आप उनमें विश्वास करते हैं। मैंने उसे ढूंढ लिया है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा और मैं स्तब्ध रह गया। क्या उसने भी परछाई में हलचल देखी थी? क्या उसे पता था कि वह उसकी है? वह इस समय मेरी बाहों में है। मैंने अपना हाथ उसके दिल पर रखते हुए कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक दूसरी औरत की बात कर रही हूँ जो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई है। उन्होंने इस विचार का उपहास उड़ाया। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि अगर कोई दूसरी स्त्री मेरे लिए बनी भी हो तो भी मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे बस तुम और मेरे भाई चाहिए, बस इतना ही। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा, मानो कुछ खोज रहे हों। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, उसने कहा और मुझे वहां ले गया जहां बाकी लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन राजकुमारी, इस बात को लेकर कोई संदेह मत रखना, हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। मैंने सिर हिलाया। शायद अगर मैं उन लोगों को हीरोइनों के बारे में बता दूं तो मुझे बेहतर महसूस होगा, लेकिन फिर शायद पहले उन सबको मार देना ही आसान होगा। फिर जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा तो उन्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। क्या मैं उनके साथ ऐसा कर सकती थी? क्या मैं उनके लिए बने व्यक्ति को मारकर उन्हें अपने पास रख सकती थी? बहुत से उपन्यासों में दूसरा मुख्य पुरुष पात्र हमेशा कहता है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। शायद मैं 4 अलग अलग उपन्यासों में दूसरी मुख्य महिला पात्र रही हूँ, लेकिन मैं खुद को ऐसा कहते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती। शब्द मेरे गले में अटक गए और मैं उन्हें बोल नहीं पाई। नहीं, मैंने उन्हें चाटा था, वे मेरे थे। मैं उन्हें किसी और के साथ साझा नहीं करता। निस्वार्थ होने का कोई मतलब नहीं। मैं उन्हें सब कुछ बताता, मैं उन्हें उनके सोलमेट के बारे में बताता और फिर मैं शिकार पर जाकर उन सबको मार डालता। तुम पागल हो, ठंडी आवाज आई। तुम्हें पता है ना, मैं अपने दिमाग में उठने वाली आवाज़ों से बात कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे लगता है कि मैं सचमुच पागलपन की हद तक पहुँच चुकी हूँ, मैंने बाकी आदमियों के पास पहुँचते हुए कहा। मुझे उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी,
मानो वे ये सुनिश्चित कर रहे हों कि मैं सुरक्षित और ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अगर तुम उनके लिए बने व्यक्ति को मार दोगे तो तुम उन्हें भी तबाह कर दोगे। वे तुम्हें कैसे माफ कर पाएंगे? तुम उन्हें साझा नहीं करोगे तो उन्हें तुम्हें साझा करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? क्योंकि मैं खलनायक हूँ, मैंने अपनी भूमिका को पूरी तरह स्वीकार करते हुए कहा। अब मैं अच्छा बनने का नाटक नहीं करना चाहती थी। साझा करना परवाह करना नहीं था और अपने दुश्मन के प्रति अच्छा व्यवहार करना खुद पर अत्याचार करना था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं ये जीवन आज़ादी से जीऊंगी, जो चाहूंगी जब चाहूंगी वो करूंगी और मैं कभी नहीं झुकूंगी। वे मेरे थे, मैं उनका था। यही शुरुआत थी, यही मध्य था और यही अंत था। मैंने सिर ऊंचा करके कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा। भले ही इस समय मैं अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न होऊं, लेकिन मजबूत बनने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वह करूंगा। मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। तो आओ मैदान में देखते हैं कि गिरने और टुकड़े टुकड़े होने से पहले मैं कितना झेल सकता हूँ। वांग चाओ का सामने के इस झंझट से निपटने का कोई मन नहीं था। कर्नल, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उन्हें कुछ खाली कुर्सियों की ओर ले गया और उस पर पड़ रही निगाहों से उसे घिन आ रही थी। उसकी छोटी बच्ची इतनी परेशान थी कि उसने अपने आसपास 1 मील के दायरे में सब कुछ स्थिर कर दिया था। अगर वे गलियारे तक ही सीमित न होते तो शायद दायरा और भी बड़ा होता। बर्फ ने उसे एक क्रिस्टल जेल में कैद करना शुरू कर दिया था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और हर सांस मुंह से निकलते ही भाप में बदल जाती थी। जब से उसने इस जगह का जिक्र किया था तब से वह बेचैन थी। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आना चाहती है, लेकिन चूंकि उसे लगता था कि उसे यहाँ आना जरूरी है, इसलिए वह उसका साथ देगा। लेकिन उसने तब तक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि मामला क्या है। और अगर उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर इस जगह से चला जाएगा और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देगा। उसने उससे कहा था कि वह उसका कवच और तलवार बनेगा और अब वह इसे साबित करने जा रहा था। जनरल साहब, आपका हमारे साथ आना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि आप जय शहर के नौसेना अड्डे के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन लगता है आप वहां नहीं हैं। लगभग उन्हीं की उम्र के एक युवक ने पूछा। उसकी वर्दी पर लिखे पद से वांग चाओ समझ गया कि यही मेजर जनरल है जिन्होंने मदद मांगी थी। नहीं, वांग चाओ ने भावहीन चेहरे से जवाब दिया। लियू वे और लियू यूज एक मेज पर उनके दोनों ओर बैठ गए, जबकि चेन जी हान और ली दाइलू उनके पीछे खड़े रहे। उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि ली दाइलू आराम से नहीं बैठी थी, लेकिन वे समझ गए थे चेन जी हान तब तक उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि गलियारे में जो भी हुआ था वह उससे उबर चुकी है। तो फिर दूत ने आपको कहाँ पाया? मेजर जनरल ने आगे पूछा। मेरे अड्डे पर, वांग चाओ ने ऐसे जवाब दिया मानो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो। और वास्तव में ऐसा ही था। ठीक है, बैठक के बाद हमें और जानकारी जुटानी होगी। मैंने सुना है कि आपके पास बड़ी संख्या में चालू वाहन हैं, जो बेस को खाली करने की स्थिति में बहुत काम आएंगे। वांग चाओ ने पीछे झुकते हुए कहा, मजेदार बात है, मुझे याद नहीं कि मैंने स्वेच्छा से ये प्रस्ताव दिए थे। तो फिर हम नागरिकों को कैसे बचाएंगे? मेजर जनरल ने अपने से वरिष्ठ नायक की ओर सिर झुकाते हुए पूछा। किसने कहा कि हम यहाँ नागरिकों को बचाने आए हैं? हम तो बस ज़ॉम्बीज़ को मारने आए हैं। अगर वे हमारे मारने से पहले लोगों तक पहुँच जाते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना? वांग चाओ के शब्द सबके दिमाग में गूंज रहे थे, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या तुमने कभी किसी सेना के झुंड से लड़ाई की है? मेजर जनरल ने घृणा भरे भाव से पूछा। मैंने देखा है, वांग चाओ ने पूरे कमरे को आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन हम किसी भीड़ का सामना नहीं कर रहे हैं, हम एक ज्वार का सामना कर रहे हैं। दोनों के बीच का अंतर प्रत्यक्ष रूप से देखना दिलचस्प होगा। अध्याय 188। वांग चाओ की बातों पर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। वांग चाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें घुमाते हुए उसके अनचाहे सवाल पर सिर हिला दिया। हाँ, ऐसा ही हमेशा होता आया, जब तक कि उन्हें उन्हीं ज़ॉम्बीज़ ने मार नहीं डाला जिनके अस्तित्व पर उन्हें यकीन ही नहीं था। मुझे तो यह मानना ही मुश्किल लगता है कि इतने ज़ॉम्बी होंगे कि 100 से ज्यादा लाशों का झुंड बन सके, हमारे सामने वाली मेज पर बैठे एक आदमी ने कहा। उसने हम पांचों को घूर कर देखा और फिर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे हम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हों। मैंने यह नहीं कहा कि यह एक ही झुंड था, वांग चाओ ने अपने नाखूनों की ओर देखते हुए कहा। ये कई झुंड हैं जो मिलकर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि कुछ ही घंटों में इस अड्डे को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता, ये संभव नहीं है, हमारे बगल में बैठे समूह के नेता ने तर्क दिया।
ज़ॉम्बी में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे ऐसा कुछ कर सकें। सच में? तो क्या आप पहले भी ज़ॉम्बी से मिल चुके हैं? लियू यूज़ेग ने अपना सिर घुमाकर बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। खैर नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे सिर्फ बुद्धिहीन प्राणी हैं जो भोजन की तलाश में रहते हैं, उस आदमी ने कहा और उसके कानों का ऊपरी हिस्सा हल्का गुलाबी रंग का होने लगा। आह, लियू यूज़ेग ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। अगर ऐसा है तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं। अगर हम जल्दी करें तो ली दायलू के आखिरी पीच क्रिस्प खाने से पहले वापस पहुंच सकते हैं, उसने आंख मारते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा। वांग चाओ ने कुछ नहीं कहा, बस खड़े हो गए। लियू वेई और लियू यूज़ेग भी उनके पीछे पीछे खड़े हो गए और अपनी कुर्सियां जमीन पर घसीट लीं। अरे अरे, इतनी जल्दी मत करो, मेज के मुखिया ने कहा। ये सच है कि ज़ॉम्बी आ रहे हैं, और यह भी सच है कि हमारे जासूस उनकी संख्या का पता नहीं लगा सकते। इसके अलावा, बचे हुए आखिरी इंसानों में से होने के नाते, इस दुनिया को इस संक्रमण से मुक्त करने के लिए जब भी संभव हो लड़ना हमारा कर्तव्य है। लियू यूज़ेग ने धीरे से ताली बजाई। शानदार भाषण, उन्होंने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं अगर आपको ज़ॉम्बी से लड़ना ही नहीं आता। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि बस उनके सिर काट दिए जाते हैं, हमारे बगल में बैठे आदमी ने कहा। अरे, अज्ञानता में कितना आनंद है, मुझे इसकी बहुत याद आती है। सचमुच, लियू यूज़ेग ने मेरे और चेन ज़ी हान के बगल में आकर खड़े होते हुए कहा। लेकिन कम से कम मुझे पता चल गया कि नए लोगों से बात करते समय तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो जाते हो। मुझे लगता है कि हमें इस चिड़चिड़े व्यक्ति को अपने समूह का चेहरा बना देना चाहिए। उसे बेवकूफ़ लोगों से निपटने दो, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने खुद को इतना आराम दिया कि मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। मेरे साथियों पर छोड़ दो कि वे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, भले ही उन्हें ये समझ न आए कि क्या गड़बड़ थी। गलत ज्ञान अज्ञान से ज्यादा खतरनाक होता है, मैंने एक प्रेरणादायक उद्धरण दोहराते हुए कहा जो मैंने कभी पढ़ा था। सभी लोग सहमति में आह भरते हुए मेज के मुखिया की ओर मुड़ गए। क्या तुम मेरी बात सुनोगे या मर जाओगे? वांग चाओ ने इस तरह पूछा जैसे वह पूछ रहा हो कि उस आदमी को किस तरह की कॉफी पसंद है। दरवाजे से एक महिला की आवाज आई। ये देखकर अच्छा लगा कि कुछ चीजें नहीं बदली हैं। बैठक में देर से आने के लिए क्षमा करें, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ठीक होने में मुझे बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। एक तरफ तो मुझे चेन ज़ी हान की हमसफर से निपटना था, जो इस घटिया जगह पर इधर उधर घूम रही थी, और अब मुझे झाओ जियाली को जान से मारने से भी बचना था। जिंदगी ने वाकई ऐसे मोड़ ला दिए हैं जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें रिहा कर दिया, लियू वेई ने अपने चश्मे उतारते हुए कहा और फिर अचानक मिले एक रुमाल से उसे साफ करने लगा। जब उसे लगा कि उसका चश्मा अच्छी तरह साफ हो गया है, तो उसने उसे धीरे से अपनी नाक पर रखा और उसे ठीक से सेट कर लिया। देश के नौसैनिक अड्डे ने जीत सुनिश्चित करने के लिए मेरी सेवाएं देना उचित समझा, झाओ जियाली ने कहा। तभी उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने खाली कुर्सी खींची और उसे बैठने में मदद की। मुझे पूरा यकीन है कि यह वही आदमी था जिसने उसे जिम से बाहर निकाला था जब उसे अपनी उपचार शक्तियों का पता चला था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे वांग चाओ के अधीन रहना अच्छा लगता होगा। क्या आप सिर्फ अपनी उपचार सेवाएं ही दे रहे हैं? लियू यूज़ेग ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए पूछा। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि आपके अन्य कौशल भी काफी प्रभावशाली हैं। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर मुझे हंसी रोकने के लिए अपनी जीभ लगभग काट ही लेनी पड़ी। लेकिन शायद इतने महीनों तक देवी की तरह व्यवहार किए जाने का मतलब यह था कि कोई भी उससे इस तरह से बात नहीं करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरे मुख्य अभिनेता ने कमर पर हाथ रखकर बंदूक पर रखते हुए गुस्से से कहा। क्या? मेरा मतलब है, मैंने सुना था कि उसकी युद्धकला बेजोड़ है, इसीलिए उसे कप्तान बनाया गया और उसकी अपनी टीम दी गई, है ना? लियू यूज़ेग ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ, लियू वेई ने कहा। उनके भावहीन चेहरे से कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं जानता था कि वह भी अपने छोटे भाई की तरह ही बटन दबाने में माहिर थे। लड़ाई के कौशल। चारों ओर देखते हुए पुरुषों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। झाओ जियाली मेज पर बैठी इकलौती महिला थी, और मैं समझ गई कि इससे पुरुषों को असहज महसूस हो रहा था। अब मैं इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि मुझे उन लोगों की चिंता थी जो बलि का बकरा बनने वाले थे। मैं इसलिए खड़ी थी क्योंकि मुझे इस समय चेन ज़ी हान को छूना था। चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि सब लोग आ गए हैं, टेबल के मुखिया पर बैठे आदमी ने कहा।
हॉट नहीं, ये हॉट की स्पेलिंग है, और चाहे वो उम्र में मेरे कितना भी करीब दिखता हो, वो इतना आकर्षक नहीं था। मैं उसे और क्या नाम दूं? गधा, वो भी ठीक रहेगा। मेरे मन में वांगचो ने कहा, ये मेजर जनरल डैम जून ही है। मेजर जनरल, क्या इसका मतलब है कि वो आपसे ऊंचे पद पर हैं? सच कहूं तो मुझे रैंक के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतने सारे सैन्य अधिकारियों के तबादलों को देखकर शायद मुझे इस पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि मैं तब ध्यान दूं जब वे इतने लंबे समय तक जीवित रही कि मुझे उनकी परवाह हो। बिल्कुल नहीं, वांग चाओ ने दृढ़ता से नाक सिकोड़ते हुए कहा। वह मुझसे 2 रैंक नीचे है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सर्वोच्च पद पर हैं? नहीं, मुझसे भी ऊंचा पद अभी एक और है, एक पूर्ण जनरल, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो 29 साल की उम्र में यह कोई बहुत प्रभावशाली बात न हो। 27, मुझे ये रैंक मिले 2 साल हो गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ आदमी, मुझे लगता है कि हम सब में से वान चाओ को ज़ॉम्बी से लड़ने का सबसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मामले में उसकी बात सुननी चाहिए। झाओ जियाली ने वान चाओ की ओर देखते हुए पलकें झपकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरे मुंह में थोड़ी सी उल्टी आ गई है। आखिरकार नौसैनिक अड्डे पर उन्होंने ही हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ही हमें ये भी सिखाया था कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि आपको अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाने और ज़ॉम्बी से लड़ने में फ़र्क है, हमारे सामने बैठे व्यक्ति ने ताना मारते हुए कहा। अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाते हुए मैं देख सकता था कि मेरा गुस्सा पुराने ज़माने के थर्मामीटर की लाल पट्टी की तरह बढ़ रहा था। इसीलिए तो ऐसी बैठकें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को लगता था कि उसका तरीका ही सबसे सही है, और कोई भी विपरीत राय सुनने को तैयार नहीं था। सच में, नतीजा तो यही होगा कि इन सबको दीवार से नीचे फेंक दिया जाए और देखा जाए कि कौन वापस अंदर आ पाता है। ज़ॉम्बी के खिलाफ रणनीति बनाना बेकार है, क्योंकि उन्हें हमारी सारी चालें पता होती हैं। खासकर वो झुंड जिनमें सेना के ज़ॉम्बी भी शामिल होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले कि हम कुछ करें। और इतने सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो उनमें से कई तो सेना जैसी रणनीति अपनाएंगे ही। अरे हाँ, शायद उनमें से कुछ गेमर तो इसे फर्स्ट पर्सन शूटर गेम समझकर खेलेंगे। आपकी विशेष बल टीम का कोई सदस्य इस अड्डे को कैसे नष्ट करने की कोशिश करेगा? मैंने पूछा, हालांकि मुझे न तो स्थिति का सही अंदाजा था और न ही यह याद था कि मैं उन लोगों के साथ अकेला नहीं था। ये गोपनीय है। झाओ जियाली ने ऐसे उपहास किया जैसे मैं उसके जूते के तले पर चिपकी हुई कोई चीज हूं। ठीक है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने कोशिश की थी, उन्होंने मना कर दिया। अब मुझे उनके मरने पर बुरा नहीं लगेगा। आखिर 5 दिन ही तो बचे। अध्याय 189। रुको, ज्वार आने में अभी कम से कम 5 दिन बाकी थे, और उन्हें इसके बारे में 1.5 हफ्ते से पता था। पिछले 1 हफ्ते से तुम लोग इस भीड़ का सामना करने की तैयारी में क्या कर रहे हो? मैंने वान चाओ से नीचे रैंक वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। हम योजनाएं बना रहे हैं, मेजर जनरल ने मुझे आश्वस्त किया। उन्होंने कमरे में चारों ओर इशारा किया, मानो वे मेरा ध्यान मेज के चारों ओर बैठे पुरुषों और महिलाओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हों। क्या आप बैठकें कर रहे थे? मैंने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है, मैं जानती थी कि किसी भी संगठन में आप जितना ऊपर जाते हैं, वास्तविकता से आपका संपर्क उतना ही कम होता जाता है। और यह कहने का मेरा एक बहुत ही शालीन तरीका था कि मुझे अभी तक कोई बुद्धिमान उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं मिला था। मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर आपत्ति जतानी चाहिए, छोटी लड़की, वान चाओ ने मेरे दिमाग में गुर्राते हुए कहा। जाहिर है, यहाँ मौजूद लोगों को छोड़कर। लो, तुम्हें प्यास लगी है, पी लो, मैंने अपनी जगह से गर्मागर्म कॉफी से भरा मग निकालते हुए कहा। उस पर मैंने एक और मीटिंग से बचकर निकला जो ईमेल भी हो सकती थी, लिखा होना महज एक संयोग था। तो आपने जाल बिछाने या गड्ढे खोदने के लिए लोगों को नहीं भेजा? ट्रिप लाइन के बारे में क्या ख्याल है? भालू के जाल, कुछ और? मैंने पूछा, ये सोचते हुए कि इस आदमी का ध्यान कहाँ था। उसने मुझे जिस तरह से देखा, उससे शायद कोई और डर जाता, लेकिन चूंकि मैंने अभी अभी पूरे गलियारे को जमा दिया था, इसलिए इसका कोई असर नहीं हुआ। मैं इसे न समझती हूँ, मैंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कसम खाए, अगर मैंने और आंखें घुमाई तो वे मेरे सिर के पीछे चिपक जाएंगी। मेरी बात सुनो, उन बैठकों के बजाय जिनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, शायद तुम कुछ लोगों को बाहर बुलाकर, पता नहीं, उन निष्क्रिय लोगों की संख्या कम करवा सकते हो। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा, मेजर जनरल ने ऐसे लहजे में कहा जिससे लग रहा था कि उन्होंने ये वाक्य 1 से अधिक बार दोहराया है।
मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिर ये तो तुम्हारी ही मौत है। मैंने चेन जी हान की बांह पर हल्का सा थपथपाया और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ा, ये जानते हुए कि मेरे आदमी मेरे पीछे आएंगे। ये सब समय की बर्बादी थी और मेरे पास करने के लिए इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम थे। मेरी सूची में सबसे पहला काम था एक ऐसी महिला को मारना जिससे मैं कभी नहीं मिला था, और उसके बाद आसपास के इलाके से कुछ सामान इकट्ठा करना। सिटी वाइज सेंचुरी बेस शहर के मुख्य इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित था और मुझे नहीं पता था कि वे सामान इकट्ठा करने को कितनी गंभीरता से लेते हैं। मतलब, वे ज़ॉम्बी के खतरे को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, इसलिए शायद मुझे वहां से कुछ चीजें मिल जाएं। चलो, इस यात्रा को उपयोगी बनाने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होगा? लियू यूजेग ने पूछा जब हम अभी भी जमी हुई गलियारे में पहुंचे। छत से बर्फ टपकनी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ और मीटिंग रूम के तापमान में साफ अंतर था। शायद मुझे एयर कंडीशनिंग सेवाओं के लिए उनसे पैसे लेने चाहिए थे। मैं चेन जी हान की हमसफर को ढूंढकर उसे मार डालूंगा, मैंने अपने चेहरे पर एक बड़ी, बिल्कुल स्वाभाविक मुस्कान के साथ कहा। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे खड़े लोग मुझे देखते ही थम गए। क्या? मैंने ऐसे पूछा जैसे मुझे पता ही न हो कि मैंने अभी क्या कह दिया है। यह उस आदमी के मन की बात जानने का मेरा घुमा फिराकर या सीधे सीधे तरीका था। क्या आप इस विचार पर थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगी, स्वीटनेस? लियू यूजेग ने मुझसे लगभग 5 फीट की दूरी पर खड़े होकर पूछा। खास तौर पर नहीं, और इसलिए भी नहीं कि मैंने तुम्हारे सोलमेट को मार डाला है। मुझे बस लगता है कि यह गलियारे में बात करने का समय नहीं है। वैसे भी, तुमने आदमियों को बेस में इधर उधर घूमने दिया है, क्या तुम उन्हें वापस इकट्ठा नहीं करना चाहती ताकि हम आगे बढ़ सकें? मैंने मुड़कर सीढ़ियों का आग से बचाव वाला दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे लिफ्ट की बहुत याद आती है। मैं लगभग पूरी सीढ़ियां उतर ही चुका था कि मुझे अपने पीछे आदमियों की आहट सुनाई दी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, और मैं ये देखना तो चाहता था कि वे लड़के कैसे हैं, लेकिन साथ ही मैं उनकी निजता भी बनाए रखना चाहता था। मैंने बाहर का दरवाजा खोला और सामने सूरज की तेज रोशनी देखी, मानो दुनिया में आशा की किरण हो। मैंने उस विचार का उपहास किया। सूर्य आशा की किरण नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर स्मरण दिलाने वाला तत्व है कि चाहे आपकी दुनिया कितनी भी बिखर गई हो, पूरी दुनिया घूमती रहती है। मैं इमारत से कुछ कदम दूर हटकर गेट तक लगभग आधे रास्ते में ही पहुंच गया था कि तभी वे लोग मेरे पास आ गए। क्या ये बेहतर जगह है? वांग चाओ ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ, क्यों नहीं? तो क्या आप अपनी कही बात दोहरा सकते हैं? चेन जी हान ने मुझसे पूछा। वह मेरे इतने करीब खड़ा था कि मेरी नाक लगभग उसकी छाती को छू रही थी। तुम्हारी सोलमेट वाली बात या फिर मेरे द्वारा उसे जान से मारने वाली बात? मैंने अपना सिर पीछे झुकाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा। पहला भाग, उसने धमकी भरे लहजे में गुर्राते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। खैर, मेरे मन में उठने वाली आवाज़ों ने मुझे बताया है कि तुम में से हर एक के लिए एक आदर्श स्त्री इंतजार कर रही है। तुम दोनों मिलकर दुनिया को बचाओगे और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहोगे। क्या ये बिल्कुल सही नहीं लगता? हाँ, मुझे पता था कि मन की आवाज़ों के बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा पागलपन भरा लग रहा था, लेकिन ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और आखिरकार मैंने अपना आपा खो दिया। मेरी परछाई की परछाई यही कहीं है, मुझे बस उसे ढूंढना है। चेन जी हान ने अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और मुझे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। अगर वह तुम नहीं हो तो कोई सोलमेट नहीं है, उसने बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता से कहा। वह तुम्हारा नहीं है, जिसके लिए वह बना है वह यहाँ है, फुसफुसाती हुई आवाज आई। ये शब्द सुनकर मैंने अपना चेहरा उसकी पकड़ से छुड़ाया और घबराकर चारों ओर देखा। बाहर आओ, बाहर आओ, तुम जहां भी हो, मैंने चारों ओर देखते हुए, विशेष रूप से परछाइयों पर ध्यान देते हुए गाया। मेरी प्यारी, लियू यूजेग ने मेरे पीछे आकर कहा जब मैं ध्यान नहीं दे रही थी। तुम्हारे अलावा हमारे लिए कोई और नहीं है, उसने वादा किया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे पता है, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मैं उसकी ओर मुड़ी, लेकिन वह थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा था। क्योंकि मैंने तुम्हारे वाले को मार डाला, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मानो अपनी नियति में लिखी स्त्री को मारना कोई बड़ी बात न हो। अब क्या तुम्हें चेन जी हान को ढूंढने में मदद चाहिए? उसने पूछा, मानो उसकी दुनिया घूमने लगी हो। मैंने सिर हिलाया, सीधा खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर इधर उधर डगमगा रहा था क्योंकि दुनिया तेजी से घूमती जा रही थी। हाँ, मैंने फुसफुसाया, ठीक इससे पहले कि अंधेरा मुझे घेर ले।
आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वह थी मेरे एक साथी की गर्म बाहें जो मुझे घेरे हुए थीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोमल आवाज ने कहा। मैं वापस चट्टानों के बीच आ गया था, चारों ओर अंधेरा और एक लाल नदी थी। मुझे देखो, मैंने गुस्से से कहा और उस तरफ मुड़ गया जहां से आवाज आ रही थी। मेरे सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था। तुम उन्हें मार नहीं सकते, तीसरी आवाज ने कहा, जो अब पहले की तरह कोमल नहीं थी। ये सुनकर मुझे मुस्कान आ गई। मैं आपसे असहमत हूँ, मैंने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मैं मुड़कर दूर बहती लाल नदी की ओर चल पड़ा। ये मेरी हैं, ये मेरी ही होनी चाहिए। और सच कहूँ तो अब मैं इन्हें बांटना पसंद नहीं करता। क्या तुम्हें पता है कि तुम बार बार जन्म क्यों लेते हो? ठंडी आवाज ने पूछा, जिससे मैं रुक गया। मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने यही सोचा था कि शायद मुझे पछतावा है और कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे बदलना है, वरना मैं बार बार क्यों लौटता। लोग तुमसे नफरत करते थे, ठंडी आवाज जारी रही। मैं आगे बढ़ा, सामने बहती नदी की ओर खींचा चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जहां भी जाऊंगा वो आवाज मेरा पीछा करेगी। दरअसल वे तुमसे सीधे तौर पर नफरत नहीं करते थे, वे बस तुम्हारे बारे में जो जानते थे उससे नफरत करते थे। पुरुष हमेशा उन लोगों की रक्षा के लिए चले जाते थे जो तुमसे नफरत करते थे, और तुम तंग आ चुकी थी। उसे और कुछ मत बताना, फुसफुसाती हुई आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उस फुसफुसाती आवाज में मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था मानो वे खुद उस दर्द के बारे में बात कर रहे हों, न कि मैं। उसे यह जानना जरूरी है, कोमल आवाज आई। शायद इस तरह वह उन्हें खुशी की तलाश में जाने देगी और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वापस लौट सकेगी। मेरा कर्तव्य, मैं इस विचार पर ही हंस पड़ी कि मेरा कर्तव्य आखिर हो क्या सकता है। मेरे कर्तव्य ने मेरे लिए कभी क्या किया है? मेरा मतलब है, पालक परिवार से निकलने के बाद मेरा कर्तव्य था कि मैं अपनी जैसी स्थिति वाले दूसरों की मदद करूं, चाहे मेरे अंदर कैसा भी भाव हो। मेरा कर्तव्य था कि मैं दूसरों को खुद से पहले रखूं। और फिर मेरी मृत्यु हो गई। फिर मेरा कर्तव्य था कि मैं जितने लोगों को बचा सकती थी बचाऊं, और उन्होंने मुझे ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर दिया। तो कर्तव्य भाड़ में जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं अपना जीवन अपने विचारों और भावनाओं के अनुसार जीऊंगी और कोई भी आवाज़ मुझे इससे नहीं रोक पाएगी। मैंने गहरी सांस ली, भले ही वो आवाज़ें मेरी ही हों। अध्याय 190। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगी? मैंने लाल नदी की ओर चलते हुए पूछा। मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो उसे देखना चाहता था। गुस्से में आने पर फुफकारने वाली आवाज़। जब मैं अभिभूत हो जाती थी और सब कुछ समेट लेना चाहती थी, तब बर्फीली आवाज़ और कोमल आवाज़। खैर, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आई, क्योंकि तुम कोमल और दयालु बनना चाहते थे। तुम चाहते थे कि लोग तुमसे नफरत करना बंद कर दे, कोमल आवाज ने कहा। वो तो तब की बात थी, ये अब की बात है, मैंने नदी के पथरीले किनारों पर पहुंचते ही कहा। मैं नीचे झुक गया और अपना हाथ पानी में डाला। एक परछाई मेरे स्पर्श से दूर भाग गई। मैं पानी में देखता रहा, नजरें हटा नहीं पा रहा था क्योंकि कई और परछाइयां पहली परछाई से जुड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे धारा के साथ बह रही हों। राक्षसों से लड़ते समय सावधान रहें कि कहीं आप स्वयं राक्षस न बन जाएं, क्योंकि जब आप लंबे समय तक खाई में देखते रहते हैं तो खाई भी आपको घूरने लगती है, पहली आवाज फुसफुसाई। फ्रेडरिक नीत्शे, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ पानी में डुबोता रहा, जिससे परछाइयां चौंक गईं। लेकिन अगर हम उस रास्ते पर जा ही रहे हैं तो आपके लिए एक और कहावत है, जिसके पास जीने का कोई मकसद होता है वह लगभग हर तरह की कठिनाई सहन कर सकता है। वे लोग ही मेरे जीने का मकसद हैं, इसलिए मैं हर तरह की कठिनाई सहन कर सकता हूँ, भले ही इससे पूरी दुनिया तुमसे नफरत करने लगे। ठंडी आवाज ने पूछा। मैंने एक पल के लिए सोचा। मैं हमेशा से एक ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो मुझे इतना प्यार करे कि मेरी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को कुर्बान कर दे। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे ऐसा प्यार चाहिए तो मुझे भी वैसा ही प्यार देना होगा। आओ मुकाबला करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तभी पूरी दुनिया सफेद हो गई। आंखें खोलते ही मुझे लियू वेई की आवाज सुनाई दी, वो भी आ रही है। चारों चेहरे मेरी तरफ घूरते देखकर मैं चौंक गया। मैंने उन सबके बीच देखते हुए कहा, अरे दोस्तों, क्या चल रहा है? वे चारों हंसे और एक तरफ हट गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं लियू यूजेक की बाहों में हूँ। वे लोग मुख्य द्वार की ओर चल रहे थे और हमारे बाकी साथी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जब तुम बाहर थे तब हमने रसद जुटाने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम जल्दी जाग गए, लियू वेई ने अपने हाथों में चमड़े के दस्ताने ठीक करते हुए कहा।
हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ये योजना बदली जा सकती है। नहीं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे कुछ सामान लाने की जरूरत है। मारने के लिए कोई नहीं है? चेन जी हान ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे पास दुनिया का सारा समय है। मैंने लियू यूजेक की गर्दन में बाहें डालते हुए कहा। जब तक मौका है तब तक सामान इकट्ठा कर लेते हैं। बाकी लोग भी समय आने पर आ जाएंगे और तब उन्हें मार गिराया जा सकता है। गेट से गुजरते हुए मैं हंस पड़ा और मैंने अपने पास मौजूद सभी गाड़ियां निकाल लीं। हम सब उनमें सवार हो गए और चल पड़े। अब आप हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है? वांग चाओ ने पूछा, जब चारों आदमी मेरी आरवी में चढ़ गए। मैंने उन पर मुस्कुरा दिया। ये पहली बार था जब वे चारों मेरे साथ यहाँ आए थे। शायद। मैंने आइसक्रीम केक निकालते हुए पूछा। ये तो हर तरह से लाजवाब था। आइसक्रीम और केक एक साथ। मैंने उसका एक टुकड़ा काटकर एक कांटा निकाला और खाना शुरू कर दिया। राजकुमारी, चेन जी हान ने मुझे गोद में उठाते हुए और अपनी गोद में बिठाते हुए कहा। बस हमें बता दीजिए। मेरे मन में जो आवाज़ें आ रही थीं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम मेरे नहीं हो और तुम में से हर एक की अपनी नियति है। मैंने आइसक्रीम का एक टुकड़ा खाते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने सुझाव दिया कि मुझे तुम लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए जाने देना चाहिए और जब तुम उन्हें ढूंढ लोगे तो तुम दुनिया को बचाओगे, मानवता को विनाश के कगार से बचाओगे और शायद एक नए और समृद्ध युग की शुरुआत करोगे, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा। और हाँ, तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। और अगर हमें वे नहीं मिले तो? वांग चाओ ने मेरी सोफे पर पैर मोड़कर बैठे हुए पूछा। नरक, आग और दुनिया का अंत। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। चारों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम विकल्प भी चुनेंगे, लियू यूजेक ने पास आकर मेरी आइसक्रीम केक का एक टुकड़ा चुराते हुए कहा। आपको पता है, जब आपको वो जवाब मिल जाता है जो आप सच में सुनना चाहते थे, तो उसे समझने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही कुछ सेकंड में उस कमीने ने मेरा आइसक्रीम केक चुरा लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों को विकल्प दे रही थी, मैंने चिढ़कर कहा और केक का एक और टुकड़ा निकाला। ठंडी, स्वादिष्ट वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम का एक टुकड़ा लेते हुए मैंने उन सबको घूर कर देखा। चारों आदमी खिलखिलाकर हंस पड़े और हम सब ने उस मामले को वहीं छोड़ दिया। हमने 20 से 20 मिनट की दूरी पर अपना पहला पड़ाव डाला। सभी लोग पूरी खामोशी से इधर उधर फैल गए और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे, जबकि मैं और मेरे साथी अपने आरवी के पास खड़े होकर उनके लौटने का इंतजार करते रहे। काश ये सब मेरे पिछले जन्म में होता। ऐसे सक्षम सेवक जो बाहर जाकर मेरा काम कर सके ताकि मुझे जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत न करनी पड़े। मैं खाली जगह में घूर रहा था और आपस में बातें कर रहा था कि क्या हमें सिटी वाई अभयारण्य में फंसे लोगों को बचाना चाहिए या उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। सच कहूं तो नियम नंबर 1 के अनुसार मैं उन्हें अपने हाल पर छोड़ने के पक्ष में था, लेकिन मैं सिर्फ इस डर से हिचकिचा रहा था कि शायद भविष्य में वहां मेरे लिए कुछ उपयोगी हो। जैसे ही मेरा मन दोनों पक्षों के फायदे और नुकसानों की सूची बनाने और उन्हें खारिज करने में उलझ गया, मुझे वही तीव्र निगाहें महसूस हुई जो बहुत पहले महसूस हुई थी। आरवी से टेक लगाकर मैं सीधा खड़ा हुआ और अपने आसपास के क्षेत्र को देखने लगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि इसकी तीव्रता वैसी ही थी जैसी सिटी जे नौसैनिक अड्डे पर थी, लेकिन मुझे इसमें किसी प्रकार की शत्रुता या क्रोध का आभास नहीं हुआ। पता है, मुझे हमेशा से एक पीछा करने वाला चाहिए था, मैंने जोर से कहा, अभी भी परछाइयों को स्कैन करते हुए। हम एक उपनगरीय इलाके में थे, घर घर जाकर सामान की तलाश कर रहे थे, इसलिए छिपने के लिए कोई घना जंगल या उसे पनाह देने के लिए कोई ऊंची इमारतें नहीं थीं। मेरी आवाज़ सुनते ही वे लोग अपनी बातचीत रोककर मेरी तरफ देखने लगे। मतलब, ये सोचना थोड़ा रोमांचक है कि आप किसी के दिमाग में इस कदर छा गए हैं कि वो आपके प्रति जुनूनी हो गए हैं, कि वो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। मुझे महसूस हो रहा था कि वो निगाहें और तेज होती जा रही हैं, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मुझे पता है, शायद मुझ में कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, खासकर यह बात स्वीकार करने के लिए, लेकिन चलो 3 जन जीकर देखो और कुछ अजीब आदतें तो आ ही जाती हैं। मैंने आसपास जानवरों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जानवर नहीं था। इस तरह के मोहल्ले में जानवरों का न होना कोई अजीब बात नहीं थी, इसलिए मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता था कि यह प्राकृतिक था और आसपास किसी ज़ॉम्बी का प्रभाव था। क्या तुम वही हो, एक पीछा करने वाले?
मेरा मतलब है, अगर तुमने नौसेना अड्डे से यहाँ तक हमारा पीछा किया है, तो तुम्हें पीछा करने वाला ही होना पड़ेगा। शायद तुम मेरे एलिसियन सिटी के आसपास भी रहे होगे, बस मैं अड्डे से बाहर नहीं निकली, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाई। लड़के मेरे पास आए और मुझे बीच में रखकर एक घेरा बना लिया। जैसे ही उन्होंने आसपास का जायजा लेना शुरू किया, मैं महसूस कर सकती थी कि उनमें से तनाव कम हो रहा है। इन्हें देखो, ये तुम्हें मेरे इतने करीब कभी नहीं आने देंगे कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सको। लेकिन तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते, है ना? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा, ये जानते हुए कि इन लोगों से बचकर निकलने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। क्या मैं तुम्हारा शिकार हूँ? मैंने अंधेरे में छिपे उस अनजान प्राणी पर अपनी खुशी जाहिर करना जारी रखा। मुझे अब भी उसकी निगाहें महसूस हो रही थीं। क्या तुम बार बार मेरा पीछा करते रहोगे? किस लिए? आखिर तुम क्या चाहते हो? हल्की सी हवा चली और फिर किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास हवा में गायब हो गया। पता नहीं इससे मेरी जिंदगी में एक और उलझन पैदा हुई या यह और दिलचस्प हो गई, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि वे लोग इलाके में खतरे की तलाश जारी रखे हुए थे। वह चला गया, मैंने बाद में कहा। वे लोग मुड़े और मुझे गौर से देखने लगे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम इसे समझाना चाहोगी, स्वीटनेस? लियू यूजेग ने मुझसे सामने आकर खड़े होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे उत्तराधिकारी को प्रशिक्षण दे रहा हूँ, मैंने चेहरे पर मुस्कान लिए जवाब दिया। जाहिर है, उन लोगों को मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद नहीं आया। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।